चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शुरुआत करते हैं आपके आज की क्लास की। अब तक हमारा कौन सा सिलेबस पूरा हुआ है? सिलेबस का कौन सा हिस्सा? इनसे पहले हमने क्या पढ़े हैं? मौर्योत्तर काल में लास्ट में कौन पढ़े हमने? कुषाण पढ़े हैं ना, ठीक है। तो कुषाणों के कभी सामंत रहे थे, कौन? गुप्त। सामंत क्या होता है? जो 100 गांवों का क्या आपका राजा हुआ करता था, उसको सामंत कहते हैं। महाराज की उपाधि दिया जाती थी, तो राजा कुछ और होता था। एक दिन मैंने शॉर्ट डाला था उस पर, वो सारा डिटेल बता रहे थे आपके राजीव दीक्षित सर, ठीक है। तो ये कहानी आपकी क्लियर होगी यहाँ पे। तो गुप्त एम्पायर के बारे में बात करें, गुप्त साम्राज्य की, तो इस तरीके से देखने को मिलता है कहाँ कैसे करके सारी कहानी शुरू करेंगे। बेसिकली बात देखेंगे, ये बातें बाद में समझ में आएंगी, पहले यहाँ पे नहीं चल रहे हैं। ये एरिया जो है ना गुप्त साम्राज्य का है, और बोला जाता है आपके 400 AD में, यानी 4वीं शताब्दी में देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक बात बोल रखी है कि ये आपका गुप्त डायनेस्टी बिगिंस इन 320। आपको एक बात पता हो, पहले हम कुछ चीजें पढ़ चुके हैं कि एक इनका गुप्त शासक हुआ है जिसका नाम है आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिसने गुप्त संवत स्टार्ट करी 319 और 320 में, है ना, ठीक है। तो ये वहीं से मानते हैं, ऐसा मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इनका जो गुप्त साम्राज्य का कौन संस्थापक है उसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। श्रीगुप्त, वो अभी का नहीं है, वो लगभग 240 और 280 का है, 3री सेंचुरी का। लेकिन इसको डायनेस्टी को क्यों बोला जा रहा है? वंश भले ही वो हो गया, लेकिन वास्तविक रूप से एक साम्राज्य के रूप में कब बना? वो आपका 320 के तकरीबन ही रहा, क्योंकि पहला जो प्रथम प्रतापी राजा है वो कौन है? आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट ही है। तो ये डेट जो है ना, आप कंफ्यूज मत होना, ये अलग अलग तरीके से हैं, सेंस अलग है इनके। चलिए, तो हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें कि क्या एडवांसमेंट थे उनके, कि कैसे आपके गुप्ता दूसरों से अलग थे। इनके एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान था, आइडेंटिफाई प्लेनेट को इन्होंने आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। ये अर्थ के रेवोल्यूशन के बारे में इनको परिज्ञान था, ज्ञान था। सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ उनकी भी जानकारी थी कि कितना आपका पृथ्वी का क्या है, क्या है सर्कमफेरेंस का मतलब क्या है? सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है? परिधि, उसको जान पा रहे थे वो सर्कमफेरेंस को, ठीक है, कितना आपका है। मैथ के बारे में भी इनको जानकारी थी, जीरो का कंसेप्ट आ चुका था इन्हीं के टाइम पे, बहुत सारे विद्वान भी देखेंगे, ठीक है। डेसिमल सिस्टम आ गया था। डेसिमल सिस्टम में क्या है, जो अभी हमारा वर्तमान में डेसिमल सिस्टम, ये गुप्तों के टाइम पे आ गया था। इसीलिए ये जो आपका इन्होंने क्या क्या एडवांसेस करे या चीजें देखने को मिली, इनका क्या योगदान रहा। मेडिसिन के फील्ड में देखोगे तो वैक्सीनेशन, अगेन स्मॉल पॉक्स जो छोटी माता है उसके खिलाफ ये इन्होंने क्या करा, आपका वैक्सीनेशन सिस्टम भी शुरू कर लिया था। ये इनकी खासियतें हैं। अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, टेंशन मत लो। अभी तो हम एक ग्लांस में चीजें लेके चल रहे हैं, क्या क्या देखेंगे, ये क्यों इतने वो माने जाते हैं कि आपका स्वर्ण युग माना जाता है। अब ये आर्ट एंड कल्चर में भी आपका वो करेंगे, आपके डिवोट करेंगे कुछ चीजों को। सर्जन्स सेट ब्रोकन बोन्स, इनके टाइम पे सर्जन क्या करने लगे? टूटी हड्डियों को जोड़ने लगे, उससे पहले जोड़ने का कोई मतलब नहीं था। एंड परफॉर्म्ड बेसिक प्लास्टिक सर्जरी, आजकल होता है ना, सर्जरी करा लेते हैं, पूरी शक्ल चेंज करा लेते हैं, वो शुरू होगी थी आपके। कौन माने जाते हैं प्लास्टिक सर्जरी के जन्मदाता? बताओ। नहीं, कौन व्यक्ति है बताओ? सर्जन कौन है? प्लास्टिक सर्जरी वाले कराएंगे, आएंगे तभी। सी सेक्शन भी होना शुरू हो गया था आपका, चीर फाड़ भी शुरू कर ली थी इन्होंने। एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क भी देखेंगे कि कैसे कैसे इन्होंने दूसरी जगह भी किया था। अरेबियन पेनिनसुला, ये सब है। यहाँ तक इनका क्या रहता था, आपका व्यापारिक आपकी जुड़ाव भी है। ये आगे इनका चैप्टर रहेगा, तब देखेंगे वाणिज्य व्यापार कहाँ है, वो बाद में सब समझ में आएगा, अभी कोई बात नहीं करेंगे हम। आर्ट एंड कल्चर के मामले में तो इसको गोल्डन एज बोला जाता है, गुप्ता पीरियड को। लिटरेचर एंड पोइट्री बहुत सारी लिखी गई, और यूज ऑफ संस्कृत टू राइट स्टोरी, संस्कृत का प्रयोग इनके टाइम पे बढ़ाई। बुद्धिस्ट के पेंटिंग्स भी देखोगे, अजंता वगैरह, ये गुप्त काल की मानी जाती है। अजंता में जो गुफा चित्र हैं। आर्किटेक्चर के मामले में देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये कुछ भवन भी बने, स्पेशली बुल्ट लार्ज हिंदू टेम्पल्स, बड़े बड़े हिंदू मंदिर भी देखने को मिले। बुद्धिस्ट स्तूपा भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ दी पेगोडास इन चाइना, चाइना में कुछ पेगोडा भी बने, वो इन्फ्लुएंस था इनका गुप्तों का ही। ये कौन सी वाली है बताओ? अजंता है, वहां पे जो गुफा चित्र हैं इस तरीके से, ये गुप्त काल के ही माने जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये हैं। अब बाद में देखेंगे लास्ट में कि गुप्ताओं का ऐसा क्या हुआ कि उनका डिक्लाइन भी देखने को मिला।
कहते हैं ना किसी का सूर्य उदय हो रहा था सूर्य अस्त भी होता है, तो डिक्लाइन भी इनको देखने को मिलेगा। हम कैसे इनका डिक्लाइन हुआ, क्यों ये आपके क्या खत्म भी हो गया, ये साम्राज्य बड़ा साम्राज्य बना, तो उनकी चीजें भी देखेंगे। लास्ट फॉर 200 डेज कितने सालों तक शासन करा भारत में, लगभग 200 सालों तक। उसके बाद में रीजंस फॉर डिक्लाइन, क्या कारण थे डिक्लाइन के, इन्वेजन बाय द नोमैडिक हून्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से हूणों का आक्रमण देखने को मिल जाता है। ठीक है, स्कंदगुप्त का एक अभिलेख है, उसमें जानकारी मिलती है हूणों ने आक्रमण करा है सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से। फिर हम देखेंगे वीक रूलर्स, शुरुआत में कुछ राजा ठीक होते हैं, बाद में कमजोर राजा रहेगा, सीधी सी बात है, वो दिमाग ही नहीं काम करेगा। नो द फॉलोइंग जो क्विज, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द हिंदुइज्म, ये तो आपका दूसरी परीक्षाओं के लिए देता है। हाउ डिड द गुप्ता रूल देयर द एम्पायर, कितने सालों तक, लगभग 200 साल तक किया था। व्हाई वाज द पीरियड, ये सारे क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। ठीक है सर, अब करते हैं प्रारंभ। जब तक आपको पढ़ाया नहीं गया तब तक हम प्रश्न उत्तर करने का मतलब ही नहीं बनता है। शुरू करते हैं आपका, इनको भी देखेंगे। दशावतार मंदिर देखेंगे देवगढ़ का, कुछ किताबों में झांसी लिखा हुआ है, बट राइट आंसर है ललितपुर। समझ में आ रही है ना, कहाँ है, ललितपुर, झांसी ऊपर है, ललितपुर है। तो कुछ चीजें हैं, समझ में आ रही है ना, पुरानी किताबों में लिखा हुआ है झांसी। आजकल क्या है वो आपका, ऐसा नहीं है वो खिसक गया, वो इनके डिवीजन चेंज होते रहते हैं ना, वो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। चलो देखेंगे हम। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं आपकी कौन सी, गुप्त साम्राज्य, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब गुप्त एम्पायर, आरंभिक राज्य की बात करें तो इनका देखा जाएगा यूपी में और बिहार में, और लेकिन बात करेंगे यूपी इनके लिए स्पेशल है। ये कहां पे आपके, यूपी से इनकी स्टार्टिंग मानी जाती है। रीजन ये है कि आरंभिक यहाँ की गुप्त मुद्राएं यहीं से मिली है। शुरुआत में जिनकी गुप्तों की जो मुद्राएं थी वो कहां से मिली, यूपी से मिली। तो गुप्तों का साम्राज्य की बात करें और गुप्तों का मुख्य रूप से राज्य कहाँ है आपका, यूपी में ही रहा है। तो यूपी वालों पढ़ लो, ठीक है, यहां तक बात हो गई। तो उससे पहले हम बात करेंगे, इनसे पहले कौन है आपके, शक आए, कुषाण भी आए। इनके कमजोर होने के बाद में ये लोग आए। हालांकि गुप्त और कुषाण अभी खत्म नहीं हुए, वो लगभग 4वीं सेंचुरी तक पहुंचेंगे, 4th सेंचुरी तक पहुंचेंगे, लेकिन कमजोर हो गए। ये भी तो पनपने लगे। हमने एक बात कही थी, ये किसके, कुषाणों के सामंत थे। सामंत क्या होता है, एक राजा जो है ना हर जगह नहीं जा सकता, इसलिए कुछ आपके ग्रुप बना देता है कि तुम इतने गांव के मुखिया हो और तुम हमारे लिए काम करो, ठीक है ना। तो ये ऐसे थे। अब सेंटर में, केंद्र में कोई राजा है, कमजोर हो जाएगा, ये क्या कहेंगे, अड़ा हम नहीं मान रहे तेरी बात। ऐसे ही उदय हुआ किनका, गुप्तों का। शक और कुषाणों के कमजोर हो गए। अब साउथ में देखो, साउथ में क्या स्थिति चल रही है, 3री शताब्दी तक, 7वां ने वो भी लगभग खत्म हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से इनका उदय हो रहा है 4th सेंचुरी के आपके अड़ोस में, एक साम्राज्य के रूप में। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखेंगे कि गुप्त ऐसे कैसे आपके एक प्रभावशाली साम्राज्य बना पाए, उसके पीछे रीजन था। एक तो सुदृढ़ साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण कैसे कर पाए। पहली बात यह थी, कुषाणों से इन्होंने सैन्य टेक्निक सीखी। सामंत किनके थे, कुषाणों के, तो उनकी सैन्य टेक्निक बहुत अच्छी थी। कुषाण आपके विजेता अच्छे थे, उनमें बड़े बड़े आपके राजा हुए, जैसे आपके बताओ जल्दी से, कनिष्कादित्य ग्रेट। तो ऐसे लोग हुए, उनसे इन्होंने टेक्निक सीख रखी थी, सब कुछ है। एक साम्राज्य बनाने में वो भी जरूरी है, सेना का कैसे परिचालन करना है, सब कुछ करना है, वो भी इन्हें जानकारी थी। दूसरी बात, इनका वैवाहिक संबंध किसके साथ था, कुषाणों के साथ में। तो ये पहले से ही पावरफुल थे, ये अपनी बेटियां ब्याह देते थे उनसे, इसलिए बोला है कुषाण बाद में क्या है, भारतीयकरण ही हो गया कुषाणों का, वो बाहर ही रहे ही नहीं। वैवाहिक संबंध यहाँ के हो गए तो यहीं के हो गए ना। वो आगे वाली जनता आएगी, आगे वाली पीढ़ी आएगी, वो क्या है, उनकी मम्मी तो यहीं की है ना, तो भारतीय हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से कुषाण आपके, तो इन दोनों, ये कारण था गुप्तों का एक बड़े साम्राज्य का, ये सुदृढ़ साम्राज्य बनाने का रीजन था, क्योंकि इनके पास में सैन्य टेक्निक थी कुषाणों की। दूसरी बात, उनके साथ में वैवाहिक संबंध था। ये है क्या बात आपकी साइड की, जो एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी बस। लेकिन एक बात होती है, जब हम पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड काम का रहता है। कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए क्या रहता है, एक आधार देना होता है। तुम बिना उसके चलोगे तो आप भूलते रहोगे चीजों को। मेरी बात समझ में आ रही है। कोई भी हो, कोई भी कंसेप्ट हो, कोई भी पढ़ाई हो, सबके लिए जरूरी क्या होता है, वो कुछ साइड की बातें जरूरी होती हैं। वो बेसिक चीजें आपके ब्रेन में रहनी चाहिए, जिसे आपका क्या है, फंडामेंटली फिर आप करेक्ट रहते हो। क्या कारण था इनके उदय होने का, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा मैं अभी बता दूंगा। मैं वो फैक्ट भी तभी टिकते हैं आपके दिमाग में जब तक उनके साथ में रिलेशन नहीं स्टेब्लिश होगा।
क्या थे, कैसे करके थे, गुप्तों के बारे में थोड़ी जानकारी हो रही होगी। अब हिस्ट्री हम कैसे पढ़ रहे हैं, एक क्रम में पढ़ रहे हैं, क्रमबद्ध अध्ययन ही तो क्या है, इतिहास है, क्रोनोलॉजिकल स्टडी। जहां तक बात समझ में आ गई, यूपी से रिलेशन रखते हैं। अब चलते हैं कि इनके बारे में बात क्या है, ये कौन थे। ऐसा माना जाता है, क्योंकि देखो स्पष्ट कोई चीज नहीं होती तो इतिहास में एक शब्द बहुत देखा जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, संभवतः, ये शब्द एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत देखने को मिलेंगे। जहां क्लियर आपका फैक्ट है वहां नहीं मिलेगा। इतिहास को कई खंडों में बांटा जाता है ना, उसके पीछे रीजन है। कहीं पे हमें कुछ चीज नहीं मिली, पहले पढ़ाई लिखाई नहीं थी, राइटिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी, ये सारी चीजें रहती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसा है, इसीलिए एंशिएंट हिस्ट्री की लैंग्वेज कुछ और रहेगी, मेडिवल की कुछ और रहेगी, और मॉडर्न की कोई टेंशन नहीं है, वहां पे सारे साक्ष्य हैं। ठीक है, तो यहां हमने बात करी, ये क्या थे सर आपके, संभवतः वैश्य थे। दूसरी बात, कुषाणों के सामंत थे। ये डायलॉग ध्यान रखना, एक प्रश्न पूछा जाएगा, गुप्त किसके सामंत थे, वो कहेगा शकों के, एक ऑप्शन देगा कुषाणों के, वो देगा किसी और के, हूण के, जबकि हूण बाद में आएंगे। आपको घुमा सकता है, नहीं पढ़ा तो कुछ भी आपका सारा कठिन है, और पढ़ लिया था हटा है ना, ये गुप्तों के सामंत, सॉरी किसके, गुप्तों के थोड़े ना, कुषाणों के सामंत थे। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी समझ में आ गई तो चलते हैं आपके इनके पहले प्रतापी राजा के लिए, नहीं उससे पहले हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य को पढ़ने के लिए हमारे पास ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है। चलो देखते हैं आपके ऐतिहासिक स्रोत क्या है। तो भैया पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत। इनके टाइम पे कुछ साहित्य लिखा गया, वहां से पता पड़ती है इनके बारे में जानकारी। ठीक है, डायरेक्ट इतिहास का लेखन हुआ नहीं हुआ क्या है। सबसे पहला इनके इतिहास का स्रोत क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, 3 क्लास होंगे इसकी, आज की पहली, कल की ज्यादा डबल है, डिटेल है, परसों की रह जाएगा ठीक, नहीं तो इसलिए मैं कह रहा हूं परसों तक चलेंगे। गुप्त वाला साम्राज्य ऐसा है यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं, क्योंकि इसी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य होएगा, द्वितीय विक्रमादित्य, इसी में समुद्रगुप्त होगा, इसी में स्कंदगुप्त होएगा, इसी में कुमारगुप्त नालंदा महाविहार वाला होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस टॉपिक को हम 3 दिन बढ़ा ले तो कोई दिक्कत नहीं, सही है। ऐसा एक बार तो ऐसा पढ़ा जाए जिससे कि आपका भूले ना, हम हमेशा ही जल्दी में रहेंगे तो फिर क्या है। इस टॉपिक को थोड़ा सम्मान देते हैं, चलेंगे। पहला साहित्यिक स्रोत देखने को मिला है, बहुत सारे राइटर ने, बहुत सारे इस टाइम पे क्या रहे होंगे, लेखक रहे होंगे, उन्होंने कुछ आपकी कृतियां लिखी, रचनाएं करी, जिनमें से एक रचना है देवी चंद्रगुप्तम। कौन सी आपकी, देवी चंद्रगुप्तम। ये पुस्तक लिखी है किसने, विशाख दत्त ने, विशाखा दत्त नहीं, विशाख दत्त ने, किसने लिखी है। और आपको ध्यान हो विशाख दत्त ने एक और लिखी थी, मुद्रा राक्षस, वो सेम राइटर है, समझ में आ रही है ना। कौन सी लिखी, मुद्रा राक्षस भी लिखी है, लेकिन हमें गुप्तों का जानकारी किसे हो रही है, देवी चंद्रगुप्तम से। अब ये चंद्रगुप्तम कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय वाला, और देवी कौन है आपकी। अब देखो दोनों हो सकते हैं, ध्रुव देवी भी हो सकती है, कुमार देवी भी हो सकती है, उसके बारे में बात हो रही है। अरे चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन है, कुमार देवी, यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाएगा। और दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, वो ध्रुव देवी से कर रहा है, तो पता नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इस पे स्पेशली ये आपका देवी चंद्रगुप्तम, तो उसी के लिए है, विशाखा दत्त ने लिखी है। एक जानकारी होती है किससे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त के बारे में, यहाँ डिटेल होगी क्लियर। ये कौन सी वाली है, ध्रुव देवी वाली है, क्यों, रामगुप्त की पत्नी है, और चंद्रगुप्त द्वितीय वो वाली है। क्लियर हुई बात पल्ले पड़ी नहीं। देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त द्वितीय और किसके बारे में जानकारी है, ध्रुव देवी, जो कि वास्तव में पत्नी किसकी थी आपकी, रामगुप्त की। हम थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं। एक स्रोत ये है, अब मैं क्यों स्रोत बोला, क्योंकि एक तो हमारी किताबें भी याद हो जाएंगी, ये आती है ना, देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखी है आपकी, विशाख दत्त ने। किसके बारे में बता दिया, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, थोड़ी डिटेल मैंने पहले बता दिया। चलो अब चलते हैं आपके दूसरे एक महान राइटर कालिदास के बारे में, जिनकी कुछ किताबें आती हैं। ठीक है, तो वो कालिदास ने ये कुछ आपकी पुस्तकें लिखी हैं, इनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। उससे पहले देखेंगे आपका एक है आपकी मृच्छकटिकम, शूद्रक ने लिखी है, ये भी गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी देती है। और कामसूत्र जो वात्सायन के, ये भी आपके गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी देती है। इसलिए ये क्या है, गुप्त साम्राज्य का ऐतिहासिक स्रोत बनते हैं ये आपके। ठीक है, इसमें से कौन से स्रोत, ऐतिहासिक में भी साहित्यिक स्रोत। तो मृच्छकटिकम का मतलब क्या होता है, मिट्टी की गाड़ी सर, मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी है। ठीक है, अब चलते हैं इनके थोड़ी चर्चा कर लेते हैं।
कालिदास ने जो ग्रंथ लिखे हैं इनमें से है आपका पहली पुस्तक इनकी मानी जाती है ऋतु संहार। कौन सी वाली? टाइप ऑफ सीजन्स या सीजन्स के बारे में बताया गया है, ऋतु संहार। उसके बाद में इनकी एक पुस्तक है आपकी कुमार संभवम। कौन सी वाली? कुमार संभवम। कुमार का मतलब होता है आपका, अच्छा इस पुस्तक में कहानी बताऊं क्या है? शिव और पार्वती के प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी है। शिव और पार्वती, उनसे पहली संतान कौन है बताओ जल्दी से? कार्तिकेय। तो ये कार्तिकेय, कुमार कौन है? कार्तिकेय। कुमार बोले तो कार्तिकेय। संभवम का मतलब है पैदा होना, यानी बर्थ ऑफ कार्तिकेय। इसका मतलब क्या निकल के आता है? बर्थ ऑफ कार्तिकेय। इसमें चर्चा की गई है कहां पे? शिव कहां से? अरे कैलाश से, वहां की चर्चा है। ठीक है, अब इस आधार पे माना जाता है कि कालिदास कहां से? कश्मीर से। कुछ लोग कहते हैं कि आपके उत्तराखंड से, कुछ लोग कहते हैं कि ये कहां से? बिहार से। बिहार में मधुबनी एक जगह है, वहां पे कोई गांव है, वहां पे इनकी जो पत्नी है, क्या नाम है बताओ? विद्योत्मा। क्या नाम है? विद्वानों में उत्तम, विद्योत्मा। कहते हैं ये एक राजकुमारी थी। आप चाहो तो इनकी कहानी बताऊं थोड़ी? तो एक राजकुमारी थी, इनकी एक शर्त थी, मैं उसी से विवाह करूंगी जो मेरे को शास्त्रार्थ में हरा देगा। तो जितने लोग आते गए सबको जो है ना हराती गई। तो जो हार गए वो तो कहते हैं ना किसान वर्ण दिवारी गावा है। जो हार गए उन्होंने बोले अब कोई बचा ही नहीं। तो जो हार गए उन्होंने बदला लेने के लिए बोला कि महामूर्ख को ढूंढेंगे, ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो महामूर्ख हो। चलते चलते उन्होंने देखा एक व्यक्ति क्या है, पेड़ की एक शाख पे बैठा है और कर क्या रहा है? वो उसको काट रहा है, जिस पे बैठा है उसी को काट रहा है। उन्होंने बोला धन्य हो, तुमसे बड़ा महामूर्ख कौन मिलेगा? उसने कहते हैं उरे यारे। बोला क्या है बता पहले, कि तेरा ब्याह करवाएंगे राजकुमारी से। ब्याह करवाओगे? इस चक्कर में तो वो आ गया भाई उतर के। उन्होंने बोला लेकिन एक शर्त है। क्या है? ब्याह वैसे नहीं करवाएंगे। कैसे करवाओगे? तेरे को चुप रहना पड़ेगा। ठीक है, ब्याह के लिए तो कुछ भी करने को तैयार है भाई। अब हुआ क्या, उसको लेके गए और उसका जो है ना जो वेशभूषा थी वो बदल दी और जाकर के बोला ये हमारे गुरुजी हैं, ये क्या है? शास्त्रार्थ करने के लिए आए, लेकिन इनका मौन व्रत है आज। तो जो भी बात होगी वो सांकेतिक भाषा में होगी, शब्दों में नहीं होगी, संकेतों में होगी। विद्योत्मा भी बैठ गई इधर, महामना मूर्ख। कौन आपके? अभी मूर्ख है, अभी बात ही नहीं करेंगे, अभी विद्वान है ही नहीं है। तो ये बैठ गए। तो विद्योत्मा कहती हैं, एक उंगली दिखाती हैं, वो कहते हैं एक को ब्रह्म। तो इसके मन में चल रहा है यही, वो कह रही तेरी एक आंख फोड़ दूंगी। उसको दिमाग में आता है, वो कहता मैं तेरी तो ना फोड़ दूंगा। तो उनके जो चेले चंटारे कहाँ हैं यार? वो जो लोग हैं ये गुरु थोड़े ना यार, हाँ नकली गुरु। वो क्या कहते हैं? क्या आप कहना चाहती हो ब्रह्म एक है? वो कहते हैं कि बिना जगती के उसका प्रमाणीकरण भी नहीं हो सकता कि ब्रह्म भी है और जगती भी है ना। दूसरा प्रश्न विद्योत्मा करती है यो करके, वो तो ऐसे करती हैं, उसे लगता थप्पड़ मारेगी मेरे गाल पर छाड़ देगी। तो वो कहते हैं मन मानो कि मैं तेरे ना घूसा मारूंगा। ये सारा मन में खेल चल रहा है, बोल कोई नहीं रहा है। उन्होंने हाथ दिखाया तो उन्होंने घूसा दिखा दिया। तुरंत इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया ब्राह्मणों ने। क्या बोला? कि जो 5 तत्व हैं, ठीक है आप कहते हो कि पंच तत्व हैं, लेकिन उनका वास्तविक रूप से व्यवहार रूप तभी होता है जब वो एक हो जाते हैं, शरीर का निर्माण होता है, तभी कोई कार्य भी सिद्ध हो पाता है। अकेले ये कुछ भी नहीं कर पाते। शर्त के अनुसार विद्योत्मा की शादी हो जाती है। ठीक है, पहुंच गए भैया अपनी कुटी में, जो भी है। अब एक और शर्त वो रहता है, भले वो राजकुमारी है लेकिन पति जैसा रहेगा वो वैसा ही विस्तार लेते थे, पहले ऐसा रहता था। पहुंच तो गए, उन्हें उससे कोई शिकायत नहीं होती थी। पहुंच गए, रात्रि में एक आवाज आने लगी ऊंट की। देखा नहीं, ऊंट की आवाज आई तो उन्होंने बोला, कुछ संस्कृत में उन्होंने बोला विद्योत्मा ने कि कौन है? वो कहते हैं उट्र। यही कांड हो गया। पता पड़ गई भाई साहब कि ये तो महामना मूर्ख चेप दिया।
गलत हो गया मेरे साथ में, उसको धिक्कारा, ये बोला कि जा असली विद्वान बन के लौटेगा तो मेरे साथ में रहना, अदरवाइज यहां से चला जा। कहते हैं कि एक गुरुकुल में गया, वहां जा करके यहाँ तो ये बताया जाता है देवी काली की पूजा करी, ये करा, काली के दास इसलिए बोला जाता है ना, ऐसा बोला जाता है। तो जो दृष्टांत है वही बता रहा हूँ। बाद में आए सारी चीजें, बड़े विद्वान बन के आए, तो पहली बार उन्होंने बोला देवी जो भी है ऐसे करके, वो संस्कृत में वो है, उन्होंने जो विद्योत्तमा है उन्होंने एक सेंटेंस बोला है, उस सेंटेंस को तोड़ करके 3 उन्होंने किताबों में शुरुआत वहीं से करी है। कुमार संभवम की शुरुआत पहले में, मेघदूतम की, फिर अभिज्ञान शाकुंतलम, ये देखोगे तीनों की, तो वो टुकड़ों में तीनों की शुरुआत देखी जाएगी। कुमार संभवम में थोड़ा टुकड़ा यहां से, ये क्या विद्वान है यार, कुमार संभवम में समझ गए। उसके बाद में बात करेंगे मेघदूत की, ठीक है। मेघदूतम या मेघदूत जो है एक पोएम है, कविता है इनकी, और इसमें उज्जैन के बारे में जानकारी दी जाती है। उज्जैन के बारे में जानकारी है इसके बारे में। अच्छा, इसको जो है ना उनकी सबसे बेस्ट बुक माना जाता है पोएट्री के लिहाज से। देखा जाता है यहाँ पे उनकी प्रखरता, उनकी बुद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण कौन सा है? मेघदूत है। कहते हैं ना मेघदूत बन के आए हैं, किनके? यक्ष के। इस तरीके से आपका कहानी है, वहां पे डिटेल में नहीं जाना है। मैसेंजर बन के आए हैं। वो कहते हैं कि आपका प्रकृति का कैसे मानवीकरण किया जाता है, उसमें पराकाष्ठा है इस कवि की। कहते हैं ना उसकी विद्युत्ता देखी नहीं है ना, तो यहाँ पे देखी जा सकती है। अद्भुत रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी और भी एक क्या है, बहुत फेमस आपकी वो है, इसमें बुद्धि की आपकी पराकाष्ठा है, लेकिन ये सबसे फेमस है इनकी। दोनों बातों में अंतर है मेरी। ये तो वास्तव में क्या है इनका, ठीक है, लेजेंडरी वर्क है इनका। ये क्या है इनका, ये बहुत ज्यादा फेमस हुई अभिज्ञान शाकुंतलम। शाकुंतला की कहानी है इसमें, शकुंतला की कहानी है। इन्हीं के बेटा भरत पैदा होंगे, और इनके पति कौन है? नहीं, पति नहीं, पुत्र है वो तो दुष्यंत और शकुंतला के बीच में ये दिखाया गया है। और मोहम्मद ही नहीं करते, ठीक है। तो ये कहानी उसमें एक के इनका, वैसे शकुंतला जो है ना, वास्तविक रूप से देखा जाए तो किनकी पुत्री है? एक मेनका, और मेनका के साथ में किनका है? कौन से ऋषि हैं जल्दी बताओ, जो राम को वो सिखाते भी हैं? एक तो वशिष्ठ है, दूसरे वाले कौन है जल्दी बताओ? विश्वामित्र। विश्वामित्र और मेनका की शादी हो जाती है। मेनका कौन थी? अरे वो थी ना, देवताओं के यहाँ पे कौन रहती थी? अप्सरा। तपस्या कर रहे थे, भंग कर दी मेनका ने, तो ऐसे कहा जाता है, कमजोर पड़ गए थे। उनसे पुत्री पैदा हुई कौन? अच्छा, लेकिन उन्होंने रखी नहीं। ये शकुंतला एक ऋषि है, उन्होंने इनको अडॉप्ट कर लिया था। ऐसे दुर्वासा नहीं है, कोई कुणद या ऐसे कुछ करके, कुणद या ऐसे कुछ करके नाम है उनका, सॉरी टू से, बट हाँ ठीक है। कुल मिला के बात यह है, अब ये गुरुकुल में वहीं पे रहती है, अप्सरा की बेटी है तो सुंदर तो रहेगी। ये राजा शिकार खेलने जाता है, ठीक है। तो अब होता यह है कि उसकी मुद्रिका का लेकर के क्या प्रसंग है, ज्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं क्योंकि कहानियों की क्लास नहीं है, ठीक है। तो बात यही रहती है, दुर्वासा श्राप भी देते थे शकुंतला को कि तेरे को राजा भूल जाएगा, ठीक है। होता यह है कि जब ये प्रेग्नेंट हो रखी है, अकेली है, तभी तो वो बच्चा इनका क्या है, शेर का बच्चा कहलाएगा। शेर को खेलता है मिलता है वो दिखाते हैं भरत को, ठीक है। अब इनकी मुद्रिका लास्ट में आपकी खो जाती है। तो ये एक मछुआर, ये नदी के किनारे थी, मछली ने खा ली, मछली को मछुआरे ने फाड़ा, तो वहां से निकली, उसने जाके राजा को दे दी, क्यों? पता थी ये क्या है, आपकी राजमुद्रा है। उसको पता पड़ी, वहां से फिर दुष्यंत को ध्यान आती है, तो भाई साहब याद आ जाती है कि ये तो कहीं और की बात है, क्योंकि वो सांप खाना उसको। तो ये कहानी किस में आपके? अभिज्ञान शाकुंतलम में। कमाल के एपिक हैं ये आपके, ठीक है। एक और है आपका मालविका अग्निमित्रम। कौन सी है? मालविका और अग्निमित्रम, ये कहानी है, और ये भी लिखी है किसने? कालिदास ने। इसमें मालविका और अग्निमित्र, अग्निमित्र शुंग वंश से संबंध रखता है, दूसरा शुंग शासक है अग्निमित्र। उसका टाइम है लगभग 170 बीसी में। और यहां कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर कालिदास थे कौन से टाइम के। तो कालिदास पे बहुत सारा आपका डिबेट है, अभी तक कोई क्लियर कर ही नहीं पाया है कि ये बीसी में पैदा हुए कि या ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। कोई क्लियर नहीं है अभी तक, समझ में आ रही है ना?
क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कई कालिदास रहे हो, और विक्रमादित्य की उपाधि बहुत सारे उन्होंने ली, तो हो सकता है शुरुआत में कोई विक्रमादित्य हो। इतिहास यहाँ पे शांत है, मैंने जितना रिसर्च करा उसमें कुछ भी नहीं मिला। पहले जो हमने पढ़ रखा था ये पढ़ा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्न है, नवरत्न में है, लेकिन कौन से कालिदास है यही वाले हैं कोई और है, कोई आपका क्लियर नहीं होता है सर। इतिहासकार क्लियर नहीं है, हम तो कहाँ हुई है, सही है कि नहीं। तो जो बात थी मैंने आपको स्पष्ट कर दी, प्रकट कर दी। पर हाँ ये किताबें इन्हीं की है इतना पता है। अग्निमित्र और मालविका की कहानी है, कहा जाता है ये इनकी क्या थी, आपकी सेविका थी, इनसे इन्हें प्रेम हो जाता है अग्निमित्र को, शुंग शासक को। रानी को पता पड़ती है तो वो इन्फ्यूरियस हो जाती है, बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, नाराज हो जाती है। बाद में पता पड़ता है ये जो मालविका थी वास्तव में एक राजकुमारी थी। तब फिर चीजें ऐसे ही चलते हैं, सारा ये ड्रामा चलता है। ये सारे लिखे थे, प्ले किसने लिखे थे, आपके कालिदास साहब ने लिखे थे। तो इनको ध्यान रखना, आपका रकम से ध्यान रखना, रकम का ज्ञान है और माल है, ठीक है। ऋतु संहार, कुमार संगम, कुमार संभवम और मेघदूतम। रकम ज्ञान होगा तो माल मिलेगा, अभिज्ञान शकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम, ये आपके 5 याद रखना। रकम कब मिलेगी, जब ज्ञान होगा, और रकम है तो माल भी मिलेगा, ठीक है। तो मैंने 5 को लिंक कराने की कोशिश करी सर, आपको याद हो जाएंगे। मृच्छकटकम किसके, शूद्रक की है, ओके। कामसूत्र वात्स्यायन की है, तो हमने ये वाला सेगमेंट आपका याद कर लिया। चलो ये जरूरी है, यहां से आपका एक सब देखने को मिल जाता है। पहला क्या है सर आपका साहित्यिक स्रोत में, देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखी है, विशाखा दत्ती। किसके बारे में जानकारी, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है। अगला पुस्तक कौन सी है सर आपकी, कालिदास आ गई, उनमें से रकम, ऋतु संहार, कुमार संभवम और आपके मेघदूतम, मेघदूतम या मेघदूत। उसके बाद में आपका अभिज्ञान शाकुंतलम और आपका मालविकाग्निमित्रम। अच्छा इनकी और भी पुस्तकें उनको मैं कराऊंगा बाद में, क्यों, वो गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी नहीं देती। अभी हमारा कौन से टॉपिक में, ये कौन सी बुक कालिदास की गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करती है, मेरी बात समझ में आ गई। विक्रमोर्वशीय के बारे में बात करते हैं ये लोग, इसलिए दिमाग लगाते हैं कि ये विक्रम को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसलिए, लेकिन विक्रमोर्वशीय कोई और है, ये पुरुरवा का ऐसे कुछ करके आपका, और उसका उर्वशी का खेल देखा जाता है, ठीक है। उसको बाद में बताऊंगा मैं, अभी तक हमारी ये बात होगी, रकम ज्ञान और आपका मालविकाग्निमित्रम याद रहेगा। उसके बाद में हमने 2 पुस्तक और पढ़ी आपकी, एक तो शूद्रक की कौन सी है जल्दी बताओ, मृच्छकटकम, मृच्छकटिकम और मिट्टी की गाड़ी। उसके बाद में आपका कामसूत्र है वात्स्यायन की। कामसूत्र में वास्तविक रूप से 2 जैसे पति पत्नी होते हैं, आज के समय में डाइवर्स वगैरह हो रहे हैं, यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहते हैं, उनके बारे में बताया गया। काम शास्त्र हमारे यहाँ पे जो वैवाहिक लोग होते थे उनको पढ़ाया जाता था, कोई गलत बात नहीं हुआ करती थी, कैसे अपने जो पार्टनर को खुश रखना है उसमें चीजें थी। खुश रखने का मतलब वही नहीं होता है कि आपका शारीरिक संबंध ही होता है, कैसे आपको उनकी केयर करनी है उसमें बताई गई है, समझ में आएगी। तो ये शास्त्र है, तो शास्त्र कभी खराब नहीं होते, एक ऋषि ने लिखी है और ऋषि वात्स्यायन है आपके, ठीक है। विद्वान लोग मूर्ख नहीं हुआ करते थे, कैसे चीजें हैं ये बात थी उसमें। देखोगे नाम देखते ही तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, वो तुम्हारी सोच दृष्टि के ऊपर रहता है, समझ में आएगी कि नहीं। हमारा थॉट प्रोसेस सही है तो कोई भी बात आप कह सकते हो, कोई समस्या नहीं, ठीक है सर। तो ये थी हमारी बात यहाँ तक की। चलिए हम आगे चलते हैं, पुरातात्विक स्रोत, और उसके बाद में हम बात करेंगे, कुछ विवरण देखेंगे, कुछ विदेशी यात्रियों के विवरण। चलो पहले उठा लेते हैं आपका। अब इनको अभिलेखों को मैं डिटेल नहीं करूंगा क्योंकि सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभिलेख में देखेंगे आपका प्रयाग प्रशस्ति, क्लास है कोई, एग्जाम है, चलो गुड। चलो पहला प्रयाग प्रशस्ति अच्छे खासे लेवल पे देखेंगे, किसने लिखवाई, किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, कैसे क्या है, किसने लिखी, वो डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पढ़ देंगे तो गड़बड़ हो जाता, इसको सीक्वेंस में रखेंगे, इसलिए मैंने नहीं रखा यहाँ पे। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है जिसमें चर्चा की गई है किसकी, आपकी हूण के आक्रमण की। ये भी मैंने हालांकि यहाँ लिखना नहीं था, वो फिर से डिटेल में आएगा ये स्कंदगुप्त का। और इसी का जूनागढ़ अभिलेख भी है, किसका, स्कंदगुप्त का ही, जिसमें सुदर्शन झील के बारे में बोला। अरे जो जूनागढ़ वाला है या गिरनार वाला है उसमें कई लोगों ने लिखा है सर। शुरुआत होगी अशोक से, फिर उसके बाद में ऐसे चलते आए, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। कुछ सिक्के भी देखेंगे, इनके मुद्राएं हैं अलग अलग प्रकार की, अलग अलग मुद्राओं पे अलग अलग राजाओं के इनके वो दिखाए गए। वीणा बजाते हुए राजा दिखाया गया, कौन सा वाला बताओ जल्दी से, समुद्रगुप्त, ठीक है। ऐसे सारे जो प्रश्न आते हैं सारे क्लियर होंगे आपके।
उनकी बात कुछ मंदिरों की बात करेंगे, जैसे हमने बात करी दशावतार वाला देवगण का, उनकी भी चर्चा करेंगे। गुफा चित्र है अजंता और बाघ की गुफाएं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। अब चलते हैं, आपका क्या है देखेंगे हमारा, और कौन सा है विवरण देखेंगे, जिनमें से हम देखेंगे कुछ विदेशी यात्री आए, स्पेशली कौन से आपके FHI, फायान आया, वेनसांग आया और इत्सिंग आया, इनकी चर्चा करेंगे। देखो चीनी यात्रियों का क्रम कैसे, अच्छा ये बताओ, F छठे नंबर पे आती है, H 8वें नंबर पे और I कितने नंबर पे, 9वें नंबर पे। ये क्रम भी रखना, याद रखना, और यही क्रम इनके आने का FHI, क्योंकि एग्जाम में भूल जाते हैं। वेने का फायान है, वेने का फायान है, आप ध्यान रखना, सर ने बोला था FHI, जो नाम का पहला क्रम है ABCD से, वही उनका आने का क्रम है। अच्छी बात है, इन्होंने टेंशन नहीं दी हमें। शब्दकोश के अनुसार इनका नाम कैसे है, F पहले आएगा, फिर H आएगा, फिर I आएगा, और यही इनका आने का क्रम है। कोई दिक्कत सर, याद रहेगा। मेरा काम यह भी है कि आप कैसे कंफ्यूज हो सकते हो और उसको कैसे आप खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो फायान आपका चीनी यात्री है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, विक्रमादित्य के टाइम पे आएगा, उसके बारे में जानकारी देगा, और ये आता भी अक्सर। तो फायान किसके समय आया था, ये टॉप आंसर भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, हालांकि आगे चल के रिवाइज हो जाएगा, लेकिन जानबूझ के लिखा मैंने, अक्सर आता है एग्जाम में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, वो तो उसकी उपाधि थी, उसी के टाइम पे आया है। वेनसांग आएगा किसके, कुमारगुप्त, गुप्तों में किसके टाइम पे, कुमारगुप्त। वैसे ही हर्षवर्धन के टाइम पे हम लिंक करते हैं, H से हर्ष, H से आपका वेनसांग, H से हर्ष, H से वेनसांग, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे कि ये आपके कौन से गुप्त शासक के बारे में जानकारी देता है, तो ये देता है आपके कुमारगुप्त फर्स्ट के बारे में, ठीक है। कुमारगुप्त फर्स्ट के बारे में जानकारी देता है, और ये कहता है वेनसांग के अकाउंट से पता पड़ती है, अकाउंट बोले तो जो विवरण दिया उसने, उसे पता पड़ती है कि जो नालंदा महाविहार है उसकी स्थापना किसने करवाई, आपकी कुमारगुप्त फर्स्ट ने करवाई। ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। कोई समस्या, आधार मजबूत है, कोई अब तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आनंद आएगा एक सीक्वेंस में पढ़ो तो, पढ़ाई इसको कहते हैं यार, एक क्रम होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होती, एक पे एक चीजें जुड़ती जाती हैं। शुरुआत करते हैं आपके प्रमुख शासकों में। तो सबसे पहले आपका श्रीगुप्त, शुरुआत कर लेते हैं। अब पता कैसे पड़ी कि श्रीगुप्त इनका आपका फाउंडर है, तो 2 मोहरें मिली थी जिसपे लिखा हुआ था श्रीगुप्तस्य, और आपको पता है गुप्त लोगों ने संस्कृत को अडॉप्ट करा था, उसमें श्रीगुप्त से लिखा है पहली मुद्रा। और इसमें देखोगे तो क्या है, तो यहां से इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि इस वंश का फाउंडर कौन है, आपका श्रीगुप्त है। इसका टाइम पीरियड बताया जाता है 240 से लेकर के 280। कौन सा टाइम है, सेंचुरी बताओ जल्दी से सर, तीसरी है ना। अरे 201 भी होगा तभी तीसरी सेंचुरी शुरू हो गई। हम कौन से में रह रहे हैं बताओ, कौन सी सदी में रह रहे हैं बताओ, 21 में। कौन सी में, भले क्या चल रहा है आपका 2024 चल रहा है, 2001 हो तब भी 21 में। मेरी बात समझ में आई, ठीक। चलो, इस वंश का संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त है। ये अक्सर आपने रटा होगा, लेकिन अब हम क्या करेंगे समझ के चलेंगे। इसने उपाधि धारण करी थी महाराज की, सीधी सी बात है, महाराज का मतलब होता है, महाराज उपाधि हुआ करती थी सामंतों की, कहते हैं ना 100 गांव का जो प्रधान होता था उसको महाराज बोला करते थे, सामंत हुआ करता था, ठीक है सर। यहीं से सिद्ध होता है कि ये कभी ना कभी किसी न किसी के अधीन, किसी के शासन में काम कर रहे थे। इसलिए बोला जाता है कि गुप्त क्या थे, आपके कुषाणों के सामंत थे, और ये वैश्य भी थे, ठीक है। और ये जानकारी कहां से पता पड़ती है, इत्सिंग मगध में, ये नहीं सॉरी, ये जानकारी नहीं, श्रीगुप्त के बारे में एक और डिटेल आती है जिसको बताता है कौन, आपका इत्सिंग बताता है। इत्सिंग के अकाउंट से जानकारी होती है, इत्सिंग के विवरण से जानकारी होती है। अकाउंट बोले तो यहाँ पे विवरण, खाता नहीं है, ठीक है। जो लिखते थे उनको अकाउंट भी बोल दिया जाता है। मगध में मंदिर का निर्माण करवाया किसने, श्रीगुप्त ने, और उसके खर्चे के लिए 24 गांव दान में दिए। प्रश्न कैसे बनेगा, वो कौन सा गुप्त शासक है जिसने मगध में मंदिर का निर्माण कराया और उसके खर्च के लिए 24 गांव दान में दिए। ग्राम बोले तो गांव दान में दिए, तो वह है आपका श्रीगुप्त। क्लियर। तो ये थी आपकी कहानी, इसको हम यहीं पर रखेंगे थोड़ा, ठीक है। और यहां से कहानी आपके स्टार्ट करेंगे। बैकग्राउंड बहुत तगड़ा खासा आपका हो गया। अब कोई भी बात होगी, कोई अनक्लियर नहीं रहेगी, सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ को शॉर्ट आपका यहीं पर रखेंगे, ठीक है। बाकी कुछ चीजें हैं उनको हम रिवाइज करते हैं वीडियो रोके, ठीक है।